हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाक दैट मी दिस साइड अंकिता। और आज के क्लास में फाइनली आफ्टर कंप्लीटिंग आवर चैप्टर नंबर 15 पॉलीमर केमिस्ट्री फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड, नाउ विल बी फोकसिंग ऑन chapter number 16 which is green chemistry and nano chemistry. So yes guys, today we are looking into the last chapter which is your chapter number 16 green chemistry and nano chemistry from chemistry part of 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। तो हम लोग गाइज एक्चुअली 15 चैप्टर्स जो थे उसको कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम लोग फोकस कर रहे हैं आपके चैप्टर नंबर 16 ग्रीन एंड नैनो केमिस्ट्री पर। तो चलिए गाइज, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डिस्कस करते हैं ग्रीन एंड नैनो केमिस्ट्री को कि बेसिकली ग्रीन और नैनो केमिस्ट्री होता क्या है। ठीक, चलिए देखते हैं। चलिए, तो अगर आप अभी ध्यान से देखते हो तो आपको यहाँ पे दो टाइप के पार्टीशंस दिख रहे हैं। जो पहला वाला पार्टीशन है उस पर मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगी और जो भी आपका सेकंड वाला पार्टीशन है उस पर आपको नोट्स दिखेंगे। तो ये जो सारे के सारे नोट्स है ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। तो ये जो हैंड रिटन नोट्स है पूरे वीडियो जब ख़त्म हो जाएंगे तो सारे के सारे पार्ट्स का आपको जो भी हैंड रिटन नोट्स है उसका लिंक मिल जाएगा आपके कमेंट्स में। तो जो भी चैट सेक्शन है या जो भी नीचे वाला बॉक्स है डायलॉग बॉक्स, उसमें आपको इसका लिंक मिल जाएगा जिससे आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ ज़रा ध्यान देना, ये नोट्स आपको अभी नहीं मिलेंगे डाउनलोड करने के लिए। ये नोट्स आपको लास्ट वाले पार्ट में ही मिलेंगे इस चैप्टर के। ठीक है, इसलिए आप लोग चैट बॉक्स को देख के ऐसा मुझे मत बोलना कि मैम इसमें तो नोट्स ही नहीं है, आपने तो बोला था लिंक। मैंने क्या बोला, लास्ट वाले पार्ट में आपको लिंक मिलेगा जिसमें इस चैप्टर के मेरे हैंड रिटन नोट्स यू विल गेट। बेसिकली इस चैप्टर का हैंड रिटन नोट्स का चक्कर इस चीज़ का है कि ये वाला जो चैप्टर है ये पूरी तरह से थ्योरेटिकल है। अब थ्योरेटिकल चैप्टर है तो थ्योरेटिकल चैप्टर में बेसिकली इतना सारा थ्योरी लेना तो पॉसिबल नहीं है। और अगर आप लोग इतना सारा थ्योरी पढ़ेंगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा और आपको बहुत टाइम लगेगा समझने में। तो मैं आपका काम आसान कर दे रही हूँ। मैंने देखो इस चैप्टर को कितना बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट किया है। अगर आप देखते हो तो आपको सारी चीज़ें चार्ट के फॉर्म में दिख रही है। बैक साइड के पेज पे मूव करके देखो, मैंने इतना बढ़िया तरीके से इसको आपके लिए बनाया ताकि आप अगर ये पढ़ेंगे ये नोट से तो आपको ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा ईजी लगेगा। देखने में तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, डिफ़िकल्ट इन द सेंस क्योंकि पूरा का पूरा थ्योरी भरा हुआ है और इतना सारा थ्योरी आप पढ़ेंगे तो आपके पास टाइम उतना नहीं बचेगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि हो सके तो इस चैप्टर को बुक से मत ही पढ़ो और मेरे नोट्स जो रहेंगे उसी से पढ़ना। लेकिन ये नोट्स आपको इस चैप्टर के लिंक में इस वीडियो के नीचे लिंक में नहीं मिलेंगे। ये नोट्स आपको लास्ट वीडियो के लिंक में ही मिलेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप लोगों को मैं समझाऊंगी और यहाँ पे आप लोगों को वाला चीज़ दिखेगा। ठीक है, तो उससे आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे का पार्ट की तरफ। जो भी केमिस्ट्री है वो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो भी केमिस्ट्री होता है, केमिस्ट्री ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और बेसिकली ये इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ को। क्वालिटी ऑफ लाइफ को ये इम्प्रूव करता है। मतलब कहना मुझे ये है कि केमिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़्यादा यूज़फुल है हम लोगों के लिए। रीज़न ये है क्योंकि जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम लोग को वो सारी चीज़ें सीखने को मिलती है जिससे हम लोग हमारी लाइफ की क्वालिटी जो है उसको इम्प्रूव कर सके, अच्छी लाइफ जी सके। तो बेसिकली इस चीज़ में आपको हेल्प करता है केमिस्ट्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या हो रहा है, धीरे धीरे अगर आप देखते हो तो आपका जो पॉपुलेशन है आज के डे में, अगर आप पॉपुलेशन को कंपेयर करते हो तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। और अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ होता है तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने के साथ साथ इंडस्ट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि इंडस्ट्रीज़ का क्या हो रहा है, रिवॉल्यूशन हो रहा है। इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है। अगर इंडस्ट्रीज़ डेवलप होंगी तो जो एनर्जी है उसकी बहुत ज़्यादा क्राइसिस आएंगे। इसी के साथ साथ पोल्यूशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा होगा। तो अभी हम लोग इंट्रोडक्शन को देख रहे हैं। मैंने बेसिकली आपको ग्रीन केमिस्ट्री और नैनो केमिस्ट्री का डेफिनेशन अभी नहीं दिया। आप लोग सोच रहे होंगे जब मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट किया है तो मैंने ग्रीन केमिस्ट्री और नैनो केमिस्ट्री का डेफिनेशन अभी तक क्यों नहीं दिया।
उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि अभी मुझे फ़िलहाल वो स्टार्ट नहीं करना है, पहले मुझे इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में मैंने ये बताया कि केमिस्ट्री जो होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और केमिस्ट्री की हेल्प से हम लोग हमारे लाइफ की क्वालिटी जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सेकंड, मैंने ये बताया कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है डे बाय डे, तो उसके हिसाब से इंडस्ट्रीज़ भी बहुत सारी बन रही है। हमारी डेली नीड्स को एकम्प्लिश करने के लिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ का रिवॉल्वमेंट हो रहा है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ डे बाय डे बन रही है। अगर इंडस्ट्री बनेंगी तो एनर्जी के क्राइसिस भी होंगे और उसी के साथ साथ पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होगा एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो ये सारा है इंट्रोडक्शन। अब हमको ये सारी चीज़ों से अगर बचना है तो हमारे पास है एक ही तरीका, ग्रीन एंड नैनो केमिस्ट्री। तो ग्रीन एंड नैनो केमिस्ट्री जो है एक ऐसा ब्रांच है केमिस्ट्री का जिसमें हम लोग बहुत अच्छे अच्छे मेथड्स को ला सकते हैं, अलग अलग टेक्निक्स को ला सकते हैं, अलग अलग टाइप के न्यूली डिज़ाइन केमिकल्स को ला सकते हैं, जिससे हम लोग हमारे एनवायरनमेंट में होने वाले पोल्यूशन से बच सके, इंडस्ट्रीज़ का जो भी रिवॉल्वमेंट हो रहा है उससे बच सके, एनर्जी के जो भी क्राइसिस है उसको हमको फेस ना करना पड़े। तो बेसिकली पॉपुलेशन तो बढ़ते जा रहा है, नीड्स भी हमारी बढ़ रही है, तो हमको ऐसे मेथड्स चाहिए जो हमारे डेली नीड्स को भी एकम्प्लिश कर सके और फ्यूचर जनरेशन के नीड्स के लिए भी वो वाली चीज़ बची रहे। इसीलिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री का। तो आप लोग ले लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। ये है इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन। उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी वन बाय वन सारी की सारी चीज़ों को। मीनवाइल आप इस चीज़ को यहाँ पे भी देख सकते हो साइड वाले पार्ट में। साइड वाले पार्ट में मेरा नोट्स ही आपको दिखेगा और इस वाले पार्ट में मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी। और लास्ट वाले वीडियो में इस चैप्टर के आई विल गिव यू ऑल दी नोट्स ऑफ माई हैंड रिटन पार्ट। बेसिकली यही नोट्स से पढ़ना, क्योंकि इतना थेरी आपसे बुक से पढ़ना नहीं होगा। तो ये हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन एंड नैनो केमिस्ट्री। ले लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखते हैं ग्रीन केमिस्ट्री को। इंट्रोडक्शन तो देख लिया, अब हम लोग देख रहे हैं ग्रीन केमिस्ट्री को, ठीक है। चलिए देखते हैं ग्रीन केमिस्ट्री। चलिए देखते हैं। तो जो भी ग्रीन केमिस्ट्री है इसको हम लोगों को दिया है पॉल टी एनास्टस नाम के साइंटिस्ट ने। मतलब जो ग्रीन केमिस्ट्री का कंसेप्ट है उसको किसने बताया? पॉल टी एनास्टस नाम के साइंटिस्ट ने आपको बताया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ग्रीन केमिस्ट्री इट इज़ एन अप्रोच टू केमिस्ट्री दैट एम्स टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी एंड मिनिमाइज हजार्डियस सब्सटेंसेज ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो बेसिकली देखो ग्रीन केमिस्ट्री का एम क्या है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि ग्रीन केमिस्ट्री जो है इसको देखो किसने किया, गिवन बाय, मतलब जो ग्रीन केमिस्ट्री का प्रिंसिपल है इसको दिया है पॉल टी एनास्टस नाम के साइंटिस्ट ने। पॉल टी एनास्टस नाम के साइंटिस्ट ने ग्रीन केमिस्ट्री के प्रिंसिपल को दिया। सेकेंड थिंग जो है वो ये है, इसका एम क्या है। देखो इसका पहला एम है टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। पहला एम ये है भाई कि आपको जो एफिशिएंसी है उसको मैक्सिमाइज करना है और मिनिमाइज करना है हजार्डियस इफेक्ट्स को। मतलब बेसिकली ग्रीन केमिस्ट्री जो है उसका एम देखो क्या है। ग्रीन केमिस्ट्री का एम ये है कि एफिशिएंसी जो है किसी भी चीज़ की वो मैक्सिमाइज हो। मतलब आपको अगर आप किसी चीज़ को यूज़ करें तो उससे आपको पूरा का पूरा आउटपुट मिले, मतलब उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम हो और मिनिमम इफेक्ट होना चाहिए हजार्डियस ऑन ह्यूमन हेल्थ। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि हमको कम पैसे में अच्छे से अच्छे क्वालिटी का सामान चाहिए। हम लोग बाहर जाते हैं मार्केट में, तो सपोज़ मैं बाहर जाती हूँ मार्केट में सब्जी लाने के लिए या कपड़े लेने के लिए, तो मेरी मम्मी मुझे बोलती है बेटा कम पैसे में अच्छे से अच्छा सामान लाने की कोशिश करना। सभी की मम्मी यही बोलती है कि जब आप लोग बाहर जाते हो तो भाई कम पैसे में ऐसी चीज़ लाने की कोशिश करना जो बहुत ज़्यादा अच्छी हो, बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो और एकदम कम पैसे में अवेलेबल हो, है ना। कभी किसी की मम्मी ऐसी बोलती है क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे में ख़राब से ख़राब सामान लाना? ऐसा कोई नहीं बोलता। हर कोई यही बोलता है कम पैसे में एकदम बेस्ट क्वालिटी की चीज़ लाना, येस और नो। तो बेसिकली ग्रीन केमिस्ट्री भी बिल्कुल उसी टाइप का है। वो बोलता है कि जिसके हजार्डियस इफेक्ट बहुत कम हो, जिसके डेंजरस इफेक्ट बहुत कम हो और जिसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम हो, ऐसी चीज़ को हमको डिज़ाइन करना है। और ये वाली जो चीज़ होती है, ये वाला जो ब्रांच है उसको बोला जाता है ग्रीन केमिस्ट्री, ठीक है। दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इसको ग्रीन केमिस्ट्री ही क्यों बोला जाता है। तो रीज़न ये है कि यहाँ पे आप लोग ऐसे सॉल्वेंट्स का यूज़ करते हो जो एनवायरनमेंट के लिए इको फ्रेंडली हो।
ठीक है, जो हमारे ग्रीन एनवायरनमेंट को मेंटेन रखते हो। तो ऐसे केमिकल्स को हम लोग बोलते हैं ग्रीन केमिकल्स और ग्रीन सॉल्वेंट। और ऐसे केमिस्ट्री के ब्रांच को जिसमें हम लोग ग्रीन केमिस्ट्री को यूज़ करते हैं, ग्रीन सॉल्वेंट्स को यूज़ करते हैं, ग्रीन केमिकल्स को यूज़ करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन केमिस्ट्री। ऐसा मत सोचना कि ये वाले केमिस्ट्री में जो भी सॉल्वेंट है ना वो ग्रीन कलर के, इसलिए हम लोग उसको ग्रीन केमिस्ट्री बोलते हैं। ऐसा वैसा नहीं है भाई। ये जो केमिस्ट्री है एक ऐसी केमिस्ट्री है जिसमें हम लोग ऐसे सॉल्वेंट को यूज़ कर रहे हैं जो एनवायरनमेंट में ग्रीनरी को मेंटेन रखते हैं, एनवायरनमेंट के ग्रीनरी को अफेक्ट नहीं होने देते और अपना काम भी करते हैं। तो कुछ सॉल्वेंट ऐसे रहते हैं जो एनवायरनमेंट की ग्रीनरी को मेंटेन रखते हैं। जैसी ग्रीनरी है एनवायरनमेंट में उसको मेंटेन रख देंगे, इसी के साथ साथ वो यूज़ भी होंगे अलग अलग टाइप के प्रोसेसेस में, अलग अलग केमिकल रिएक्शंस में। तो उनको हम लोग ग्रीन सॉल्वेंट बोलते हैं और वो हम लोग यूज़ करते हैं ग्रीन केमिस्ट्री में। ठीक है, मैंने क्या बताया कि जो ग्रीन केमिस्ट्री उसको हमको दिया है पॉल टी एनास्टस नाम के साइंटिस्ट ने। ग्रीन केमिस्ट्री का एम जो है वो ये है कि एफिशिएंसी मैक्सिमम होनी चाहिए और हजार्डियस इफेक्ट जो है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर में और एनवायरनमेंट के ऊपर में वो मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखो ग्रीन केमिस्ट्री का जो अप्रोच है वो क्या रिड्यूस करने के लिए, बेसिकली एनर्जी के जो भी क्राइसिस हो रहे हैं। अगर आज आप देखते हो तो सिलेंडर वगैरह देखो कितना महंगा है। आज अगर मैं एक सिलेंडर का भाव देखती हूँ तो सिलेंडर का भाव लगभग है 1100 रुपये। मेरी मम्मी ने कल परसों में सिलेंडर लिया था और वो 1100 रुपये का था। तो आप लोग सोचो भाई कि कहीं ना कहीं जो डे बाय डे है वो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते जा रही है और हम लोगों को एनर्जी के बहुत ज़्यादा क्राइसिस लास्ट में फेस करने पड़ेंगे। पेट्रोल देखो कितना महंगा है, 116 रुपये पर लीटर। किसको बोलते हैं 116 रुपये पर लीटर? तो बेसिकली कहना मुझे यहाँ पे ये है कि डे बाय डे हम लोगों को एनर्जी के क्राइसिस फेस करने ही पड़ेंगे, क्योंकि डे बाय डे पेट्रोल जो है उसके भाव बढ़ते जा रहे हैं, डे बाय डे नेचुरल गैस के भाव बढ़ते जा रहे हैं। सिलेंडर 1100 रुपये हो गया है एक सिलेंडर 15 किलो का, और बेसिकली जो ये है पेट्रोल 116 रुपये पर लीटर है। तो सोचो कितना महंगा हो रहा है। रीज़न ये है क्योंकि हम लोगों को एनर्जी की नीड बहुत ज़्यादा है और एनर्जी के क्राइसिस होते जा रहे हैं, एनर्जी की कमी होते जा रही है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ों के भाव बहुत बढ़ते जा रहे हैं। सेकेंड है पोल्यूशन। तो बेसिकली हम लोगों को ग्रीन केमिस्ट्री ये भी बोलता है कि हम लोग को एनर्जी के क्राइसिस को तो कम करना ही है, इसी के साथ साथ पोल्यूशन को भी कम करना है। क्योंकि देखो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है और पोल्यूशन होने की वजह से एनवायरनमेंट पूरा ग्रे कलर का दिखता है। जो बादल ब्लू कलर के दिखने चाहिए वो आजकल ग्रे कलर के दिखते हैं। रीज़न ये है इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो गया, इतना ज़्यादा जिसकी कोई हद नहीं। तो ग्रीन केमिस्ट्री का पहला एम जो है वो ये है कि जो भी एनर्जी के क्राइसिस है उनको हमको कम करना है। सेकेंड एम है कि जो भी पोल्यूशन है उसको भी कम करना है। और तीसरा एम है कि जो भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेस है उसको भी हमको सेव करके रखना है। तो ये होते हैं आपके ग्रीन केमिस्ट्री के कुछ प्रिंसिपल्स जिनके लिए ग्रीन केमिस्ट्री काम कर रहा है। पहला है एनवायरनमेंट में से पोल्यूशन को रिड्यूस करना है, सेकेंड नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करना है, और थर्ड एनर्जी के क्राइसिस को कम करना है। अब ग्रीन केमिस्ट्री का डेफिनेशन देखो क्या होता है। द यूज ऑफ केमिस्ट्री फॉर द पोल्यूशन प्रिवेंशन बाय एनवायरमेंटली कंसियस डिजाइन केमिकल प्रोडक्ट्स दैट रिड्यूसेस द यूज ऑफ हजार्डियस सब्सटेंसेस। तो बेसिकली ग्रीन केमिस्ट्री मतलब देखो क्या होता है। ग्रीन केमिस्ट्री जो है उसका मतलब ये होता है, ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब देखो क्या होता है। ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब ये होता है कि आपको ऐसे प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना है, आपको ऐसे प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना है केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो, जो एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी हजार्डियस ना हो, जिसका कोई भी हजार्डियस इफेक्ट ना हो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर में। तो आई होप सभी को ये चीज़ एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई है कि जो भी आपकी ग्रीन केमिस्ट्री है उसमें हम लोग ऐसे केमिकल्स को डिज़ाइन करने वाले हैं, ऐसे केमिकल्स को प्रोडक्ट की तरह बनाने वाले हैं, ऐसे केमिकल्स को यूज़ करने वाले हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है, जिसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है, जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत कम हजार्डियस है, मतलब जिसका एनवायरनमेंट में कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है और हजार्डियस इफेक्ट कुछ भी नहीं है उसकी ह्यूमन हेल्थ पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ग्रीन केमिस्ट्री बोलता है कि ऐसे केमिकल्स को यूज़ करो जो हम लोगों के लिए बिल्कुल भी हजार्डियस ना हो और एनवायरमेंटल के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो अलग अलग एप्लीकेशंस में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आफ्टर ग्रीन केमिस्ट्री विल लुक इनटू सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। इफ़ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
चलिए देखते हैं। द डेवलपमेंट दैट मीट द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशन नीड। ठीक है, देखो इधर ये एक ऐसा डेवलपमेंट है, क्योंकि इसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि ऐसा डेवलपमेंट जिससे हमारी जो भी प्रेजेंट नीड है, जो भी प्रेजेंट जनरेशन की नीड है, वो भी एकम्प्लिश हो, इसी के साथ साथ जो भी फ्यूचर जनरेशन की नीड है वो भी एकम्प्लिश हो। ठीक है, तो बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब देखो क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ऐसा डेवलपमेंट जिसमें हम लोग हमारे प्रेजेंट जनरेशन के नीड्स को तो सेटिस्फाई कर ही सके, उसी के साथ साथ जो भी हमारे फ्यूचर जनरेशन के नीड है उसको भी हम लोग सेटिस्फाई कर सके, उसको हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, हम लोग सस्टेन कर सके। अब ज़रा इधर ध्यान दो, अगर हम लोग पेट्रोल को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, मतलब प्रेजेंट जनरेशन की नीड तो एकम्प्लिश हो जाएगी। बट अगर पेट्रोल पूरी तरह से ख़त्म हो गया तो क्या फ्यूचर जनरेशन के लिए, हमारे आगे वाली जनरेशन के लिए क्या पेट्रोल बचेगा? नहीं। अगर हम लोगों ने नेचुरल गैस पूरी तरीके से यूज़ कर ली तो हमारी तो प्रेजेंट नीड ख़त्म हो जाएगी, हम लोगों को तो नेचुरल गैस मिल जाएगी, लेकिन क्या हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए नेचुरल गैस बचेगी? नहीं। तो कहना मुझे यहाँ पे ये है कि अगर हम लोग चीज़ों को ओवर एक्सप्लॉइट कर लेंगे, मतलब अगर हम लोग चीज़ों को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ कर लेंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ों को यूज़ कर लेंगे, तो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए वो चीज़ नहीं बचेगी। इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है कि एक ऐसा डेवलपमेंट हो जिसमें हमारे कुछ नीड्स जो है, जो प्रेजेंट के हैं, वो तो एकम्प्लिश हो ही, साथ साथ फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सारी चीज़ें बची रहे, वो लोग भी इस चीज़ का यूज़ कर सके। ऐसे टाइप के डेवलपमेंट को हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ले लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए आगे देखते हैं। अगर आप इस साइड को देखते हो तो बेसिकली आप लोग यहाँ पे ये ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे आपको 12 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री दिख रहे हैं। तो बेसिकली मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें सारे के सारे 12 प्रिंसिपल्स मैंने एक पेज पे लिखे हैं, क्योंकि क्या होता है हम लोग सिर्फ पढ़ते जाते हैं और हम लोग को याद नहीं रहते प्रिंसिपल्स कौन से हैं। तो इसलिए मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार देख लो, मैंने ये चार्ट में वो सारे 12 प्रिंसिपल्स को एक जगह पे लिखा है जो सारे हमको सिस्टमेटिकली 1 बाय 1 डिस्कस करना है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो, और आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लो, आपको ये चीज़ पूरी एज इट इज़ नोट्स के फॉर्म में मिल जाएगी लास्ट वाले वीडियो में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बेसिकली नेक्स्ट है आपका फर्स्ट वाला प्रिंसिपल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टोटल आपको प्रिंसिपल्स 12 प्रिंसिपल्स डिस्कस करने हैं, मतलब जो भी आपकी ग्रीन केमिस्ट्री है ना, ग्रीन केमिस्ट्री, उसमें टोटल 12 प्रिंसिपल्स है जो आपको डिस्कस करना है। मैं ये कह सकती हूँ कि ग्रीन केमिस्ट्री में टोटल 12 प्रिंसिपल्स हैं, जिनको हम लोग 12 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री भी बोलते हैं। और वो 12 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री में से जो पहला प्रिंसिपल है वो है आपका प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और बाय प्रोडक्ट। प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और बाय प्रोडक्ट ये है आपका फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, जिसको हम लोगों को करना है डिस्कस। ठीक है, तो ग्रीन केमिस्ट्री में टोटल कितने प्रिंसिपल है? 12 में से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके फर्स्ट टाइप के प्रिंसिपल को, जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और बाय प्रोडक्ट। चलिए डिस्कस करते हैं। हो सके तो इस चीज़ को बुक से मत पढ़ना, क्योंकि बुक में बहुत ज़्यादा थ्योरी है, मैंने बहुत बढ़िया तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया है। चलिए देखते हैं इस चीज़ को कि कहता क्या है। टू गिव द प्रायोरिटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट रेदर देन क्लीनिंग अप एंड ट्रीटिंग ऑफ वेस्ट आफ्टर इट हैज़ बीन क्रिएटेड। देखो हम लोग हमेशा बचपन से बोलते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, सभी को पता है। हम लोग बोलते हैं बाद में पछताने से अच्छा है कि पहले ही हम लोग उस चीज़ पे ध्यान दें, क्योंकि क्या होता है अगर चीज़ें हाथ से निकल गई तो बाद में सिर्फ पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचता है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर होता है, मतलब बाद में मलहम लगाने से अच्छा है पहले ही हम लोग उस चीज़ पे ध्यान दे दें, है ना, पहले ही उस चीज़ को होने से प्रिवेंट कर दे, सो दैट आपको बाद में उस पर मलहम लगाने की, मतलब क्योर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, है ना, बिल्कुल वही वाली चीज़ है। इस प्रिंसिपल का भी नाम देखो क्या है, प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और बाय प्रोडक्ट। देखो ये चीज़ कहता क्या है, ये चीज़ ये कहता है कि जो भी आपका वेस्ट है जो भी आपका हज़ार्डियस वेस्ट है, जो भी हज़ार्डियस वेस्ट है
ज़रा ध्यान देना, मैं कहना क्या चाहती हूँ। मैं कहना ये चाहती हूँ कि आप लोग ऐसे रिएक्शंस को यूज़ ही मत करो जिसमें हज़ार्डियस वेस्ट बनता है, क्योंकि अगर आप ऐसी केमिकल रिएक्शंस को यूज़ करेंगे जिसमें हज़ार्डियस वेस्ट बनता है तो बाद में आपको बहुत ज़्यादा मशक्क़तें करनी पड़ेगी इस चीज़ को क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि ये हज़ार्डियस वेस्ट को आपको क्लीन अप करना पड़ेगा। तो जो फर्स्ट प्रिंसिपल है ग्रीन केमिस्ट्री में का, क्योंकि ग्रीन केमिस्ट्री में तो टोटल 12 प्रिंसिपल्स है, तो 12 प्रिंसिपल में से जो आपका फर्स्ट प्रिंसिपल है वो है प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और बाई प्रोडक्ट। मतलब वो ये कहता है कि जो भी हार्मफुल वेस्ट है, जो भी हज़ार्डियस वेस्ट है, जो हमारे कुछ भी काम के नहीं है और ह्यूमन हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा अलग अलग ख़राब हज़ार्डियस इफ़ेक्ट्स हो रहे, वो वेस्ट को बनाओ मत, क्योंकि अगर आप वो वेस्ट को बनाएंगे तो आपको फिर बाद में उसके ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा उसको क्लीन करने के लिए, है ना। तो उससे बेटर है कि आप उस वेस्ट को बनाओ ही ना। अगर आप उस वेस्ट को बनाएंगे ही नहीं, अगर आप वो केमिकल को या वो प्रोडक्ट को बनाएंगे ही नहीं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, तो क्या उसको क्लीन करना पड़ेगा? नहीं। तो क्लीन करने से अच्छा है कि आप उस चीज़ को बनाओ ही मत, आप उस चीज़ को बनने से प्रिवेंट कर दो। इसीलिए यहाँ पे है प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और बाई प्रोडक्ट। तो जो भी वेस्ट है, जो बाई प्रोडक्ट है, जो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, हज़ार्डियस है, उन वेस्ट को, उन प्रोडक्ट्स को बनाओ ही मत, प्रिपेयर ही मत करो। उनको प्रिपेयर करने से प्रिवेंट हो जाओ, सो दैट आपको बाद में उसके ऊपर काम नहीं करना पड़े, आपको बाद में उसका क्योरिंग, उसका क्लीनिंग नहीं करना पड़े, ठीक है। अब जैसे कि अगर आप देखते हो तो सारे प्रिंसिपल्स में आपको इलस्ट्रेशन दिखते हैं। तो इसका इलस्ट्रेशन देखो क्या कहता है। इस चीज़ का इलस्ट्रेशन कहता है टू डेवलप ज़ीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी। इस चीज़ का इलस्ट्रेशन देखो क्या कहता है। इस चीज़ का इलस्ट्रेशन ये कहता है टू डेवलप ZWT, मतलब ज़ीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी। ZWT का मतलब होता है ज़ीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी। अगर आप ध्यान देते हो तो Z का मतलब होता है ज़ीरो, W का मतलब होता है वेस्ट और T का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। मतलब इसका मीनिंग है ज़ीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है। देखो ज़ीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी क्या कहता है। ज़ीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कहता है कि वेस्ट कम से कम हो, वेस्ट ज़ीरो हो, वेस्ट मिनिमम हो, ठीक है। और ये चीज़ को हम लोग, ये होता है आपका ज़ीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी। तो पहले मैंने क्या बताया, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हार्मफुल सब्सटेंसेस को बनाओ ही मत, तो आपको उस पर काम भी नहीं करना पड़ेगा, आपको उसको क्लीनिंग भी नहीं करना पड़ेगा। और इस चीज़ का इलस्ट्रेशन कहता है कि यहाँ पे आपको ज़ीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी मतलब ही ZWT को करना है, उस पर फोकस करना है। ज़ीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी जो है, इसके नाम से ही आपको समझ में आता है कि ये जो टेक्नोलॉजी है उसमें वेस्ट कैसा है, उसमें वेस्ट ज़ीरो है, इसलिए इसका नाम भी क्या है, ज़ीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब ये टेक्नोलॉजी देखो कहती क्या है, ज़रा ध्यान देना। अगर आप ध्यान देते हो थर्मल पावर प्लांट में, थर्मल पावर प्लांट पे अगर आप देखते हो, मतलब ऐसे पावर प्लांट जहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उनको हम लोग बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट में अगर आप देखते हो तो बहुत सारा जो एक सेकेंड, बहुत सारी ग्रे कलर की ऐश बनती है, और ये ऐश हमारे कुछ भी काम की नहीं होती है, क्योंकि थर्मल पावर स्टेशन में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, अलग अलग बड़े बड़े थर्मल पावर स्टेशन है। जैसे कि हमारे इधर में कोराडी थर्मल पावर स्टेशन, तो कोराडी में बहुत बड़ा थर्मल पावर प्लांट है ना। तो बेसिकली जो थर्मल पावर प्लांट होता है उस पर जब काम होता है तो वहाँ पे बहुत सारी ग्रे कलर की ऐश बनती है, जो ऐश हमारे कुछ भी काम की नहीं है। तो ये चीज़ कहता है कि इतनी सारी जो ऐश बन रही है, अगर हम लोगों ने उससे ब्रिक्स बना लिए, मतलब अगर हम लोग उससे ईंटें बना लेते हैं, घर बनाने की ईंटें, तो ये जो प्रोडक्ट यहाँ बना था, ये जो बाई प्रोडक्ट यहाँ पे बना था, जो हमारे कुछ भी काम का नहीं था, जो हमारे लिए वेस्ट था, अगर हम लोग किसी और चीज़ को, किसी अच्छी चीज़ को बनाने में अगर उस चीज़ का यूटिलाइजेशन कर ले, है ना, तो वेस्ट कैसा होगा, वेस्ट होगा ज़ीरो वेस्ट। तो ये होता है आपका ज़ीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी, जो बोलता है कि ऐसी चीज़ें को डिज़ाइन करो, ऐसे ट्रिक्स को यूज़ करो, ऐसी प्रोसेसेस को यूज़ करो जिसमें आपका वेस्ट पूरी तरीके से ज़ीरो हो। जैसे कि थर्मल पावर प्लांट पे जो भी ऐश बनेगा, अगर आप वो ऐश को ईंटें बनाने के लिए यूज़ कर लेते हो तो वहाँ पे वेस्ट आपका ज़ीरो होगा, ठीक है। ले लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं सेकेंड टाइप के प्रिंसिपल को। सेकेंड टाइप का प्रिंसिपल है आपका एटम इकोनॉमी। तो सेकेंड प्रिंसिपल जो है जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है एटम इकोनॉमी। चलिए डिस्कस करते हैं एटम इकोनॉमी कहता क्या है।
इट इज़ द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ एटम्स प्रेजेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग मटेरियल दैट आर प्रेजेंट इन द यूजफुल प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ प्रोसेस। ठीक है, ज़रा ध्यान देना, एटम इकोनॉमी कहता क्या है। एटम इकोनॉमी ये कहता है कि अगर आप कोई प्रोसेस को बना रहे हो, जैसे कि अगर सपोज मैंने एक चीज़ लिया है ए और ए से बन रहा है बी, यहाँ पे भी ए लिया है और ए से बन रहा है बी, अगर ये है मेरी रिएक्शन नंबर 1 और ये है मेरी रिएक्शन नंबर 2, मतलब मैं 2 टाइप की रिएक्शनों को यूज़ कर रही है। पहला है मेरी रिएक्शन नंबर 1 और सेकंड है मेरी रिएक्शन नंबर 2। फर्स्ट रिएक्शन पे अगर मैं फोकस करती हूँ, सपोज़ मैंने यहाँ पे लिए 10 एटम सपोज़ मैंने लिए हैं रिएक्टेंट के, और प्रोडक्ट में अगर मुझे 1 या 2 ही एटम मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़, ये प्रोसेस, ये रिएक्शन मेरे लिए यूज़फुल नहीं है। लेकिन अगर सपोज़ मैं ऐसी प्रोसेस को कंसिडर करती हूँ जिसमें मैंने 10 एटम दिए और उससे मुझे 8 to 9 एटम्स मिल रहे हैं प्रोडक्ट में, तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो तो एटम इकोनॉमी ये कहता है कि आपको ऐसी प्रोसेस पे फोकस करना चाहिए जिसमें जितने आपने रिएक्टेंट लिए थे, ज़्यादा से ज़्यादा जितने रिएक्टेंट लिए थे उतने ही आपको एटम्स जो है वो प्रोडक्ट में भी मिले। अगर आपने एटम जो है वो बहुत कम लिए हैं रिएक्टेंट के, अगर आपने एटम जो है रिएक्टेंट के सपोज 10 लिए और 10 एटम की रिएक्शन होने के बाद अगर आपको प्रोडक्ट में सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 ही एटम मिलते हैं, तो ये प्रोसेस आपके लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है, क्योंकि इसमें आपका बहुत ज़्यादा एटम्स का लॉस हो रहा है। सुनो ना, आपने स्टार्टिंग में कितने लिए, 10 एटम लिए और लास्ट में आपको कितने मिले, सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 एटम, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़लेस है। वही अगर आप सेकेंड रिएक्शन पे फोकस करते हो, तो सेकेंड रिएक्शन को देखने के बाद आपको यहाँ पे ये ऑब्जर्व करने को मिलेगा कि आपने इनिशियली तो 10 एटम लिए, लेकिन 10 एटम से आपको प्रोडक्ट में कितने एटम मिल रहे हैं, 8 to 9 एटम्स। मतलब यहाँ पे जो आपके एटम्स थे उनका सेविंग हो रहा है, एटम्स का लॉस नहीं हो रहा है ना। तो ये वाली प्रोसेस हम लोग कहीं ना कहीं प्रीफर करेंगे और ऊपर वाली प्रोसेस को हम लोग प्रीफर नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिकली यहाँ पे एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला देखो क्या करता है। परसेंटेज एटम इकोनॉमी इक्वल्स टू फॉर्मूला वेट ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट अपॉन सम ऑफ फॉर्मूला वेट ऑफ ऑल रिएक्टेंट इंटू 100%। मतलब वो ये बोलता है कि जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसका फॉर्मूला वेट ऊपर रखो, जो भी रिएक्टेंट बन रहा है उसका फॉर्मूला वेट नीचे रखो और उसको 100 से मल्टीप्लाई करो। तो जिसका परसेंटेज एटम इकोनॉमी ज़्यादा रहेगा उसका वो रिएक्शन को यूज़ होने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे और वो रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा हमारे लिए अप्लीकेबल रहेगी। तो ये चीज़ कहता है परसेंटेज इकोनॉमी इक्वल्स टू फॉर्मूला वेट ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट अपॉन फॉर्मूला वेट ऑफ रिएक्टेंट। तो जो प्रोडक्ट का फॉर्मूला वेट है, मतलब ये प्रोडक्ट का जो मॉलिक्यूलर मास है उसको आप ऊपर रखेंगे, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूलर मास को आप नीचे लिखेंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे आपके नेक्स्ट वाले प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री को। हम लोगों ने 2 प्रिंसिपल्स को तो देख लिया है, अब हम लोग तीसरे प्रिंसिपल को देखने वाले हैं जो कि लेस हजार्डियस केमिकल सिंथेसिस है। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग डिस्कस करते हैं लेस हजार्डियस केमिकल सिंथेसिस को। Less hazardous chemical synthesis. Design chemical reactions and routes should be safe as possible. One must avoid the formation of hazardous substances. अगर आप इसके नाम को देखते हो तो देखो इसका नाम क्या कहता है, लेस हजार्डियस केमिकल सिंथेसिस। मतलब वो आपको ये बोल रहा है कि आप ऐसे रिएक्शन का यूज़ करो जिसमें प्रोडक्ट जो है वो लेस हार्मफुल बनते हो। सपोज मैंने लिया है ए और ए से बन रहा है मेरा बी, यहाँ पे भी मैंने लिया ए और ए से मेरा बन रहा है बी। ठीक है, अब ज़रा इधर देखो ये कहता क्या है, ये आपको देखो क्या खेल रहा है। एक और चीज़ मैंने ली ए और ए से बन रहा है बी। हम लोग 3 रिएक्शन को एक जैसे कंसिडर कर रहे हैं। पहले रिएक्शन में जो आप कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा हजार्डियस है। हजार्डियस कैटलिस्ट, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी हार्मफुल प्रोडक्ट है।
ये हुई आपकी फर्स्ट रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन है जिसमें आपने हजार्डियस कैटलिस्ट को यूज़ किया और प्रोडक्ट जो है वो हार्मफुल नहीं है, प्रोडक्ट सेफ है। तीसरा रूट देखो क्या है, तीसरा रूट ये है कि आप सेफ कैटलिस्ट को भी यूज़ करो और प्रोडक्ट भी सेफ बनाओ। तो अगर आप ध्यान से देखते हो तीनों के तीनों प्रोसीजर को, तो यहाँ पे यू विल ऑब्जर्व कि बेसिकली जो फर्स्ट वाली जो स्टेप है, मतलब जो फर्स्ट वाली प्रोसीजर है, उसमें हजार्डियस कैटलिस्ट भी यूज़ किया है और हार्मफुल प्रोडक्ट बनाए, मतलब ये प्रोसेस को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। वही अगर मैं सेकेंड वाली रिएक्शन को देखती हूँ, तो यहाँ पे आपने जो कैटलिस्ट यूज़ किया है वो हजार्डियस है, लेकिन प्रोडक्ट सेफ बनाए, तो इस प्रोसेस को भी हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जो तीसरी वाली प्रोसेस है जिसमें कैटलिस्ट भी सेफ़ है और प्रोडक्ट भी सेफ बन रहा है, हमको वो वाली स्टेप को हम बहुत बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर हम थर्ड वाली स्टेप पे फोकस करते हैं और थर्ड वाली स्टेप को अगर हम लोग यूज़ करते हैं, तो हमारा काम भी हो जाएगा और काम होने के साथ साथ जो भी हमारा एनवायरनमेंट है वो भी पोल्यूट नहीं होगा। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि फर्स्ट वाले प्रोसेस में कैटलिस्ट भी अनसेफ है और प्रोडक्ट भी अनसेफ है, तो वो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका नाम है लेस हजार्डियस केमिकल सिंथेसिस, मतलब आप ऐसे केमिकल्स को यूज़ करो, ऐसी चीज़ों को यूज़ करो, ऐसे पाथ को फॉलो करो, ऐसे रूट को फॉलो करो जिसमें कैटलिस्ट भी सेफ हो और जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो केमिकल्स फॉर्म हो रहे हैं, वो भी आपके कैसे हो, सेफ हो। अगर वो चीज़ सेफ होंगी तो वो हम लोगों को इफ़ेक्ट नहीं करेंगी, वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करेगी, ह्यूमन हेल्थ पे कोई भी हजार्डियस इफेक्ट भी शो नहीं करेगी। तो फर्स्ट वाली स्टेप को हम यूज़ नहीं कर सकते, सेकंड को भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों कहीं ना कहीं हमारे लिए यूज़लेस रहेगा, एनवायरनमेंट के लिए हजार्डियस रहेगा, हार्मफुल रहेगा। और थर्ड वाली चीज़ में प्रोडक्ट भी है सेफ़, कैटलिस्ट भी है सेफ़, मतलब जो चीज़ हम यूज़ करके बना रहे हैं प्रोडक्ट को वो भी सेफ़ है, प्रोडक्ट जो बन रहा है वो भी सेफ़ है, तो हम लोग थर्ड वाली स्टेप को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जैसे इसका इलस्ट्रेशन ज़रा सुनना, आप यहाँ पे साइड में नोट्स को देख सकते हो। तो इलस्ट्रेशन में आपने यहाँ ये देखा कि जो डीडीटी है, आप लोगों को याद होगा कि पुराने ज़माने के लोग डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरोइथेन मतलब ही डीडीटी का यूज़ करते थे एज एन इंसेक्टिसाइड। लेकिन ये जो डीडीटी है ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारे हेल्थ के लिए। तो भले ये डीडीटी बहुत अच्छा होगा, भले ये बहुत बढ़िया इंसेक्टिसाइड होगा, मतलब ये अच्छा इंसेक्टिसाइड मतलब वो चीज़, वो केमिकल जो इंसेक्ट से हमारे फूड ग्रेन्स को बचाता है, उसको हम लोग इंसेक्टिसाइड बोलता है। इंसेक्टिसाइड मतलब वो चीज़ जो हमारे फूड ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करती हो, ठीक है, ख़राब होने से प्रोटेक्ट करती हो फ्रॉम वेरियस ऑर्गेनिजम्स, तो उसको हम लोग इंसेक्टिसाइड बोलते हैं। तो जो इंसेक्टिसाइड होता है वो तो डीडीटी बहुत अच्छा था, लेकिन डीडीटी के बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ के ऊपर भी देखने को मिल रहे थे, इसलिए हमने डीडीटी का यूज़ नहीं किया। वही डीडीटी की जगह पे आज के जनरेशन में हम लोग गामा आइसोमर ऑफ बीएचसी का मतलब होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड और लिंडेन, उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं एज अ इंसेक्टिसाइड। अब जो बीएचसी है मतलब ही जो बेंजीन हेक्साक्लोराइड का गामा आइसोमर है, जिसको हम लोग गामाक्सिम और लिंडेन भी बोलते हैं, वो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल नहीं है और वो बहुत बढ़िया तरीके से इंसेक्टिसाइड की तरह भी यूज़ हो रहा है। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं ऐसे केमिकल चाहिए जिससे हमारा काम भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए और वो हमारे लिए हजार्डस भी ना हो। डीडीटी से हमारा काम तो बहुत अच्छे से हो रहा था, इंसेक्टिसाइड की तरह वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा था, लेकिन उसके वजह से हमारे हेल्थ पे बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हो रहे थे। वही अगर मैं गामा आइसोमर की बात करती हूँ ऑफ बीएचसी मतलब ही बेंजीन हेक्साक्लोराइड और गामाक्सिम, तो ये हमारे इंसेक्टिसाइड की तरह तो वर्क करता है, बट हमारे हेल्थ पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हुआ आपका थर्ड प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। चलिए देखते हैं हम लोग हमारे फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री की तरफ, जो कि है डिजाइनिंग ऑफ सेफर केमिकल्स। चलिए देखते हैं। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं आपके फोर्थ वाले प्रिंसिपल को, जो कि है डिजाइनिंग सेफर केमिकल। चलिए देखते हैं हम लोग डिज़ाइनिंग सेफर केमिकल्स क्या कहता है। ज़रा ध्यान देना, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। तो अभी हम लोग बेसिकली देख रहे हैं
कि डिज़ाइनिंग ऑफ सेफर केमिकल्स कहता क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं डिज़ाइनिंग सेफर केमिकल्स को। ठीक है, टू डेवलप द प्रोडक्ट्स दैट आर लेस टॉक्सिक और विच रिक्वायर लेस टॉक्सिक रॉ मटेरियल। मतलब वो देखो क्या कहता है, वो ये कहता है कि सपोज़ अगर आप फर्स्ट वाली चीज़ को देखते हो तो फर्स्ट वाली चीज़ में जो रॉ मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो इसको हम लोग कहते हैं रॉ मटेरियल और इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। तो ये पहला है रॉ मटेरियल और सेकंड है आपका प्रोडक्ट। अब देखो ये कहता क्या है, अगर सपोज़ जो रॉ मटेरियल है, सपोज़ आपका जो रॉ मटेरियल है अगर वो टॉक्सिक है और प्रोडक्ट भी टॉक्सिक है, ये आपका पहला केस हुआ। सेकंड केस देखो क्या हो सकता है, सेकंड केस ये हो सकता है कि जो रॉ मटेरियल है वो टॉक्सिक नहीं है, नॉट टॉक्सिक, बट आपका प्रोडक्ट टॉक्सिक है। ये आपका सेकंड तरीका हुआ। थर्ड तरीका देखो और क्या होता है, थर्ड तरीका ऐसा भी हो सकता है कि जो भी आपका रिएक्टेंट है वो नॉन टॉक्सिक हो और जो प्रोडक्ट है वो भी नॉन टॉक्सिक हो। तो अगर आप ध्यान देते हो तो आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्ज़र्व किया कि जो डिज़ाइनिंग सेफ़र केमिकल्स का जो प्रिंसिपल है वो देखो कहता क्या है। डिज़ाइनिंग सेफ़र केमिकल्स का प्रिंसिपल आपको ये कहता है कि आपको ऐसी चीज़ का यूज़ करना है जिसमें जो रॉ मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो वो भी लेस टॉक्सिक हो, मतलब वो भी टॉक्सिक ना ही हो, हार्मफुल ना ही हो ह्यूमन हेल्थ पे, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी हार्मफुल ना ही हो। अगर उस हिसाब से देखते हैं तो जो फर्स्ट वाली रिएक्शन है उसका हम लोग यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसमें जो रिएक्टेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो भी टॉक्सिक है और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी टॉक्सिक है। टॉक्सिक मतलब जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है हमारे हेल्थ के लिए, तो उसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। सेकेंड वाले केस को अगर आप देखते हो तो भले आपका रॉ मटेरियल उतना टॉक्सिक नहीं है लेकिन प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, मतलब इस चीज़ को भी हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। और अगर आप तीसरी स्टेप को देखते हो तो तीसरी स्टेप को देखने के बाद आपने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि जो आपका रिएक्टेंट है वो नॉन टॉक्सिक नेचर का है, मतलब वो हार्मफुल नहीं है, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी नॉन टॉक्सिक नेचर का है। तो ये वाली जो मेथड है इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो डिज़ाइनिंग सेफ़र केमिकल मतलब वो ये कहता है कि आप ऐसी मेथड्स का यूज़ करो जिसमें आपका रॉ मटेरियल भी सेफ़र ही हो, रॉ मटेरियल नॉन टॉक्सिक ही हो, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी आपके नॉन टॉक्सिक नेचर का ही होना चाहिए। उसको हम लोग बोलते हैं डिज़ाइनिंग सेफ़र केमिकल्स। ठीक है, ले लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। उससे पहले मैं आपको इसके इलस्ट्रेशंस भी समझा देती हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इसके इलस्ट्रेशंस को। बेंजीन जो होता है उससे भी एडिपिक एसिड बनता है, और सेकेंड तरीका है ग्लूकोज से भी आपका एडिपिक एसिड बनता है। ठीक है, लेकिन जो बेंजीन है वो कार्किनोजेनिक है, मतलब वो कैंसर कॉजिंग है, लेकिन जो ग्लूकोज है वो कैंसर कॉजिंग नहीं है। तो पहला तरीका ये है कि आप बेंजीन से भी एडिपिक एसिड को बना सकते हो, और दूसरा तरीका ये है कि आप ग्लूकोज से भी एडिपिक एसिड को बना सकते हो। आपको बस इतनी ही चीज़ पे ध्यान देना है कि अगर आप बेंजीन से एडिपिक एसिड बनाते हो तो ये मेथड आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। रीज़न ये है कि जो बेंजीन है वो कार्किनोजेनिक है, मतलब ही वो कैंसर कॉजिंग है। वही अगर आप ग्लूकोज से एडिपिक एसिड को बनाते हो तो ग्लूकोज आपके हेल्थ पे कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं है। तो एडिपिक एसिड तो मुझे बनाने से मतलब है। अब मुझे एडिपिक एसिड किसी से भी मिले उससे कोई फ़र्क पड़ता है क्या? मुझे नहीं, क्योंकि मुझे तो एडिपिक एसिड चाहिए। तो अगर मैं बेंजीन से बनाती हूँ तो भी मुझे एडिपिक एसिड मिलेगा, अगर मैं ग्लूकोज से बनाती हूँ तो भी मुझे एडिपिक एसिड मिलेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर मैं बेंजीन से बनाती हूँ तो मुझे बेंजीन जो है उसको झेलना पड़ेगा। बेंजीन इज़ हाईली कार्किनोजेनिक, मतलब कैंसर कॉजिंग, बट ग्लूकोज इज़ नॉट एट ऑल हजार्डियस टू आवर ह्यूमन हेल्थ। ग्लूकोज पूरी तरीके से सेफ है। ठीक है, तो ये हुआ आपका फोर्थ प्रिंसिपल। अब हम लोग देखेंगे अपने फिफ्थ प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री को, जो कि है यूज़ ऑफ सेफर सॉल्वेंट एंड ऑक्सिलरीज। तो फिफ्थ वाले प्रिंसिपल में हम लोग देखेंगे कि किस टाइप से हमको कौन से सॉल्वेंट का यूज़ करना चाहिए और कौन से ऑक्सिलरीज का यूज़ करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं गाइस, हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना अपने फिफ्थ प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री को, जो कि है यूज़ ऑफ सेफर सॉल्वेंट एंड ऑक्सिलरीज। उससे पहले ले लो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट। चलिए देखते हैं फिफ्थ वाली चीज़ को। फिफ्थ वाला प्रिंसिपल है यूज़ सेफर सॉल्वेंट
एंड ऑक्सिलरीज। चलिए देखते हैं सेफर सॉल्वेंट एंड ऑक्सिलरीज क्या कहता है, ज़रा ध्यान देना इधर में। इट इन्वॉल्व्स चूजिंग सेफर सॉल्वेंट फॉर द रिएक्शन एंड ऑल्सो फोकसेज ऑन मिनिमाइजिंग द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन द रिएक्शन स्टेप। चलिए देखते हैं इस चीज़ को कि ये चीज़ बेसिकली आपको कहना क्या चाहती है। सपोज मैंने एक रिएक्शन कंसिडर की, रिएक्शन नंबर 1, जिसमें मैं ए से बना रही हूँ बी को, ठीक है। फिर मैंने सेकेंड वाली रिएक्शन ली जिसमें मैं बना रही हूँ ए से बी को। फिर मैंने थर्ड वाली रिएक्शन ली जिसमें भी मैं बना रही हूँ ए से बी को। फोर्थ वाली रिएक्शन ली उसमें भी मैं बना रही हूँ ए से बी को। और फिफ्थ वाली रिएक्शन ली उसमें भी मैं बना रही हूँ ए से बी को। तो बहुत सारी रिएक्शन मैं ले रही हूँ जिसमें मैं ए से मुझे बी बनवाना है, ठीक है। पहली रिएक्शन में देखो क्या हो रहा है। पहली रिएक्शन में जो हम लोग सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, ये जो है सपोज़ ये भी सेफ़ है, ये भी सेफ़ है, हर तरफ ये दोनों चीज़ें अगर सेफ़ है तो अब देखो आगे क्या होगा। देखो आप लोगों ने यहाँ पे क्या यूज़ किया, मतलब रिएक्टेंट भी सेफ़ है, प्रोडक्ट भी सेफ़ है। अगर सॉल्वेंट जो है सपोज़ पहले केस में वो टॉक्सिक नेचर का है, सेकेंड केस में जो सॉल्वेंट है वो आपके नॉन टॉक्सिक नेचर का है, थर्ड केस में जो आपका सॉल्वेंट है वो नॉन टॉक्सिक नेचर का है, ठीक है। फोर्थ केस में भी सॉल्वेंट नॉन टॉक्सिक नेचर का है, और फिफ्थ केस में भी आपका सॉल्वेंट नॉन टॉक्सिक नेचर का है, ठीक है। अब कंडीशन देखो, सेकेंड वाले केस में जो सॉल्वेंट यूज़ हो रहा है वो सपोज यूज़ हो रहा है 99% सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट का अमाउंट कैसा है, बहुत ज़्यादा। सेकेंड केस में सपोज आपका सॉल्वेंट यूज़ हो रहा है 75%। थर्ड केस में आपको सॉल्वेंट लग रहा है लेटेस्ट से 50%, और फोर्थ केस में अगर आपको सॉल्वेंट लग रहा है 20%। तो अगर आप ध्यान से सारी चीज़ों को देखते हो तो देखो ये वाला जो प्रिंसिपल है ग्रीन केमिस्ट्री का, वो कहना क्या चाहता है, वो आपको ये कहना चाहता है कि कहीं ना कहीं आपको सॉल्वेंट जो है वो तो सेफ़ वाले ही यूज़ करने हैं, क्योंकि अगर आप सॉल्वेंट हज़ार्डियस यूज़ करते हो तो कहीं ना कहीं जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे वो सारे सॉल्वेंट हमारे बॉडी में भी जाने के चांसेस होंगे, उनके वेपर्स हमारे बॉडी में भी जा सकते हैं। और अगर ये केमिकल्स जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये सॉल्वेंट जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, अगर वो टॉक्सिक नेचर के हैं, अगर वो हज़ार्डियस नेचर के हैं, तो ऐसे केस में जब उनके वेपर्स हमारे बॉडी में जाएंगे तो हमें कैंसर होने की भी चांसेस है। तो उसका कहना ये है यूज़ सेफ़र सॉल्वेंट। अगर आप नाम को देखते हो तो नाम से आपको ये समझ में आता है कि यूज़ सेफ़र सॉल्वेंट, मतलब आप ऐसे सॉल्वेंट को यूज़ करो जो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सेफ़ हो। जैसे कि ये वाला सॉल्वेंट तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक नेचर का है, तो इसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये तो बहुत ही टॉक्सिक नेचर का है। बट अगर आप ये सारी प्रोसेस पे फोकस करते हो, ये सारी रिएक्शंस पे फोकस करते हो, तो यू विल ऑब्जर्व हियर कि यहाँ पे भी सॉल्वेंट नॉन टॉक्सिक है। हर जगह पे आपका जो सॉल्वेंट है वो नॉन टॉक्सिक नेचर का ही है। फिर दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जब ये सारी चीज़ों में तो सॉल्वेंट नॉन टॉक्सिक नेचर का है, तो मैं ये सारे रिएक्शन में से कौन सी रिएक्शन को यूज़ करूँ और कौन सी रिएक्शन को यूज़ नहीं करूँ, दिमाग में क्वेश्चन आता है। अब देखो जो फर्स्ट वाली रिएक्शन है उसका तो स्ट्रिक्टली आप यूज़ करेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पे सॉल्वेंट टॉक्सिक है, मतलब वो हार्मफुल है, तो ये तो आप यूज़ नहीं करेंगे। बट अगर आप इन सारी चीज़ों पे देखते हो तो यहाँ पे भी सॉल्वेंट हर तरफ नॉन टॉक्सिक है, लेकिन यहाँ पे आपको सॉल्वेंट लग रहा है 99%, मतलब यहाँ पे आपको केमिकल ज़्यादा लग रहा है, तो आप इसको भी यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे भी आपका सॉल्वेंट नॉन टॉक्सिक है, लेकिन यहाँ पे आपको सॉल्वेंट 75% लग रहा है, तो इसको भी आप यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे भी सॉल्वेंट नॉन टॉक्सिक है बट सॉल्वेंट 50% लग रहा है, तो इसको भी नहीं। बट ये वाली स्टेप को आप यूज़ करेंगे, जबकि ये सारी स्टेप्स में सॉल्वेंट तो नॉन टॉक्सिक नेचर का ही था, डेंजरस नहीं था। लेकिन यहाँ पे आपको वही रिएक्शन करवाने के लिए अगर सॉल्वेंट 99% लग रहा है, बहुत ज़्यादा सॉल्वेंट लग रहा है, बहुत ज़्यादा केमिकल का वेस्टेज हो रहा है, लेकिन अगर लास्ट रिएक्शन को देखते हो तो वही वाली रिएक्शन को करवाने के लिए आपको अगर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट कोई दूसरा वाला 20% लग रहा है, बहुत कम अमाउंट में लग रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके केमिकल्स का ज़्यादा वेस्ट नहीं हो रहा है ना। तो केमिकल्स का शॉर्टेज भी नहीं होगा, केमिकल्स का ज़्यादा वेस्ट भी नहीं होगा, और आपकी एनर्जी जो है वो भी सेव होगी। तो केस बेसिकली ये कहता है कि आप सॉल्वेंट को तो यूज़ करो ही, सेफ़र सॉल्वेंट को यूज़ करो ही, लेकिन सेफ़र सॉल्वेंट को यूज़ करते समय आपको ये भी बात का ध्यान रखना है कि आपको सॉल्वेंट कम से कम लगना चाहिए।
मतलब आप ऐसे सॉल्वेंट को यूज़ करो जो सेफ़ तो है ही और जो कम अमाउंट में आपके काम को करवा दे, आपकी रिएक्शन को करवा दे, ठीक है। तो ये हुआ आपका 5th प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। ले लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखते हैं बेसिकली अगर मैं इलस्ट्रेशंस की बात करूँ तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है जैसे कि क्लोरोफॉर्म, CH2, Cl2, CHCl3, ये आपको नोट्स में मैंने देखो कितने बढ़िया तरीके से दिया है। अगर आप ध्यान से देखते हो तो बुक से पढ़ते समय आपको बहुत ज़्यादा थ्योरी देखने को मिलेगी, बट देखो नोट्स में मैंने कितने बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें लिखी है। टैबुलर फॉर्म में इस चीज़ को लिखा है, मतलब आपको पढ़ते वक्त सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वही अगर आप इस चीज़ को बुक से पढ़ेंगे ना तो बुक में इतनी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी डाल के रखी है जो आपके कुछ भी काम की नहीं है, लेकिन मैंने इस चीज़ में यहाँ पे वही सारी चीज़ें डाली है जो आपके बहुत ज़्यादा काम की है और जहाँ से पेपर में आने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि हो सके तो ये नोट से पढ़ना। लास्ट वाले वीडियो में इस पर्टिकुलर चैप्टर के आई विल गिव यू द नोट्स, बेसिकली इसका आपको लिंक ही मिल जाएगा। तो क्लोरोफॉर्म, CHCl3, CCl4 ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। वहीं अगर मैं ग्रीन सॉल्वेंट की बात करती हूँ तो वाटर एक ग्रीन सॉल्वेंट है जिसके हमारे ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं है। वाटर तो हम पीते भी है, सुपर क्रिटिकल CO2 भी बहुत अच्छा सॉल्वेंट माना जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपने 6th नंबर के प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री को, जो कि है डिज़ाइन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। जैसे कि आप सभी को पता है कि टोटल प्रिंसिपल्स 12 है, तो उसमें से अभी हम लोग 6th नंबर के प्रिंसिपल को देख रहे हैं जो कि है डिज़ाइन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। चलिए देखते हैं उस प्रिंसिपल को। चलिए देखते हैं 6th नंबर का प्रिंसिपल क्या कहता है। इट फोकसेस दैट केमिकल सिंथेसिस और केमिकल रिएक्शन शुड बी परफॉर्म एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर सो एज टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ एनर्जी। देखो इस चीज़ का कहना क्या है, इस चीज़ का यहाँ पे ये कहना है कि सपोज़ मैं एक रिएक्शन करवा रही हूँ A से B की, सपोज़ ये है मेरी पहली रिएक्शन जो मैं करवा रही हूँ, और फिर मैंने एक और रिएक्शन ली जो कि है मेरी A to B वाली। तो अगर आप फर्स्ट वाली रिएक्शन को देखते हो तो सपोज़ यही वाली सेम रिएक्शन को करवाने के लिए अगर आपको टेम्परेचर लग रहा है 1000 डिग्री सेल्सियस, और सेकेंड वाली रिएक्शन को करवाने के लिए अगर आपका टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर है, मतलब आपको क्या बाहर से कोई टेम्परेचर लगेगा नहीं। प्रेशर जो है सपोज़ यहाँ पे लेटस से 6 to 7 एटमॉस्फेयर का आपको प्रेशर लग रहा है, और यहाँ पे जो प्रेशर है लेटस से वो रूम प्रेशर ही है, मतलब जो रूम टेम्परेचर का प्रेशर होता है ना वही आप यूज़ कर रहे हो, रूम कंडीशंस वाला प्रेशर। तो अब ज़रा देखो, सपोज़ अगर मैं इतने हाई टेम्परेचर पे किसी रिएक्शन को करवाती हूँ तो इसका जो टेम्परेचर का जो डिग्री सेल्सियस है वो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब वो है 1000 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितना है 6 से 7 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, और टेम्परेचर है 1000 डिग्री सेल्सियस। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्ज़र्व किया कि इसका टेम्परेचर भी है बहुत ज़्यादा और प्रेशर भी है बहुत ज़्यादा। अगर टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है, अगर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, तो देखो आप लोगों ने यहाँ पे क्या ऑब्ज़र्व करेंगे, इस टेम्परेचर को रीच करने के लिए, इस टेम्परेचर को अटेन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सिलेंडर की गैस लगेगी, है ना। क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ को हीट करना है तो कहीं ना कहीं आपको नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा लगेगी, है ना। मतलब यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है आपको वो बहुत ज़्यादा लग रही है, मतलब एनर्जी का बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। तो आप लोगों को ये याद रखना है, अगर आप किसी रिएक्शन को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे करवाते हो और बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे करवाते हो तो सबसे पहला उसका साइड इफ़ेक्ट ये रहेगा कि वहाँ पे आपको एनर्जी जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा लगेगी, क्योंकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर पाने के लिए आपको बहुत सारी नेचुरल गैस लगेगी, बहुत सारे सिलेंडर लगेंगे, बहुत सारी चीज़ें लगेंगी। मतलब कहीं ना कहीं वहाँ पे एनर्जी कैसी है, ज़्यादा है। वही अगर सेम टेम्परेचर सेम रिएक्शन को अगर आप रूम टेम्परेचर पे करवा लेते हो और रूम प्रेशर पे करवा लेते हो तो यहाँ पे टेम्परेचर भी रूम का है, तो क्या आपको अलग से बाहर से कोई एनर्जी लग रही है क्या? नहीं, यहाँ पे आपको ज़ीरो एनर्जी बाहर की लग रही है। रीज़न ये है क्योंकि ये टेम्परेचर जो है ये रूम का ही है, मतलब रूम पे ही रिएक्शन हो जाएगी, प्रेशर भी रूम का ही है। तो क्या आपको बाहर से कोई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है? नहीं। क्या आपको बाहर से किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? नहीं। तो इसीलिए हम लोग का कहना ये है कि आप फर्स्ट वाले रिएक्शन को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है।
और सेकंड वाली रिएक्शन को यूज़ करेंगे क्योंकि आपको एनर्जी कम लग रही है। तो इस वाले प्रिंसिपल का ये कहना है, डिज़ाइन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी का ये कहना है कि आप ऐसी प्रोसेसेस को डिज़ाइन करो, ऐसे केमिकल रिएक्शंस को डिज़ाइन करो जिसमें हमारी एनर्जी का सेविंग होता हो, एनर्जी की एफिशिएंसी होती हो। ठीक है, तो उसको अपन लोग कहते हैं डिज़ाइन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। ले लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। अब टोटल ग्रीन केमिस्ट्री के तो 12 प्रिंसिपल्स है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती कि 12 प्रिंसिपल्स एक दिन में पढ़ा दूँ क्योंकि हर किसी को समझाना पड़ता है। तो कहना मुझे यहाँ पे ये है कि आज के क्लास में मैंने टोटल 6 प्रिंसिपल्स लिए ग्रीन केमिस्ट्री के। अब जो इसका नेक्स्ट वाला क्लास रहेगा उसमें मैं आगे के 6 प्रिंसिपल्स को लूँगी क्योंकि टोटल 12 प्रिंसिपल पेपर में यहाँ से आने के चांसेस है। तो 12 प्रिंसिपल में से 6 प्रिंसिपल्स को तो मैंने अभी डिस्कस करवा लिया है। जो रिमेनिंग 6 प्रिंसिपल्स हैं उनको मैं नेक्स्ट वाले क्लास में डिस्कस करूँगी। यहाँ पे आप लोगों को साइड में जो भी नोट्स दिख रहे हैं वो सब आपको मिल जाएंगे, लेकिन फ्रैगमेंटेड फॉर्म में नोट्स देके कोई मतलब नहीं है। सो बेसिकली इट्स बहुत इजी रहेगा कि अगर मैं आपको एक साथ में पूरे नोट दे दूँ ना इस चैप्टर का तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। फ्रैगमेंटेड फॉर्म में दूंगी ना तो वो आप लोग भूल जाएंगे कि कहाँ पे कौन सी फाइल थी। इसलिए इस चैप्टर के लास्ट वीडियो में आई प्रॉमिस यू कि बेसिकली आपको लिंक में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।